तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 25 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा फर्स्ट क्या बोल रहा है, अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम किसके द्वारा बदला गया है। हालांकि ये रिसेंटली नहीं बदला गया, 2018 में बदला गया था। ठीक है, 2018 ईस्वी में आपका अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों का नाम चेंज किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास जानने का कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता होगा आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज से 3 आदमी संबंधित थे, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही ये सजेशन दिया गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप के नाम से जाना जाना चाहिए। लेकिन फिर उस समय तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन लगातार अभी जैसे 2018 में चेंज हुआ, उसके बाद फिर 2023 में भी 21 द्वीपों का, 2018 में 3 द्वीपों का नाम चेंज हुआ था और 2023 में 21 द्वीपों का नाम चेंज हुआ। किसके द्वारा बदला गया था? तो ये जो 3 द्वीप का नाम चेंज किया गया था ये हुआ था 2018 में। आपसे प्रॉपर डेट पूछ लेगा तो आप बताओगे 30 दिसंबर को। किसके द्वारा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब देखिएगा कि 30 दिसंबर को ही क्यों बदला गया, क्योंकि देखिएगा 30 दिसंबर 1943, 30 दिसंबर, हाँ 30 दिसंबर 1943 को ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये जापानियों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के रूप में दे दिया गया था। क्योंकि आप लोग को पता है कि ये टाइम अगर आप देख पा रहे हो तो 1939 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इस समय जापान भी जो था एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था और वो अंडमान निकोबार पर अटैक करके उसको जीत लिया था, भारत के खिलाफ नहीं, ब्रिटेन के खिलाफ। उसके बाद फिर इस द्वीप को किसको दे दिया? सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस इसके बारे में सजेशन दिए कि नाम इसका चेंज कर देना चाहिए शहीद और स्वराज। उस समय तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर आगे जाकर के 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर 1943 से अगर आप ऐड करते हो तो 75 साल इसका हो रहा था। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ पे क्या किए, इसका नाम चेंज किए। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ पर कितने द्वीपों का नाम चेंज किए थे? तो 3 द्वीपों का। कौन कौन सा द्वीप था? तो एक था आपका रॉस द्वीप, इसका नाम क्या कर दिए? तो इसका नाम किए सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, एक था आपका नील द्वीप और इसका नाम क्या किया गया? इसका नाम किया गया शहीद द्वीप। ठीक है, क्या नाम किया गया? तो इसका नाम किया गया शहीद द्वीप। और एक द्वीप और था, उसका नाम क्या था? हैवलॉक द्वीप। इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम क्या चेंज किया गया? तो स्वराज द्वीप। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अंडमान निकोबार है इसमें लगभग 572 द्वीप हैं, जिसमें से सारे में लोग नहीं रहते। एक बार हम अंडमान निकोबार के बारे में बताए भी थे कि अंडमान और निकोबार कैसे एक दूसरे से अलग होता है, कौन कौन सा चैनल अलग करता है। अब ये तो हो गया 2018 का बात और उस समय एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बना था ये। एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि 2023 में भी अंडमान निकोबार के 21 द्वीप का नाम चेंज किया गया। तो 21 तो आपके लिए याद करना पॉसिबल नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं, एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा। आपसे ये सवाल करेगा कि ये जो 21 द्वीप का नाम चेंज किया गया ये किन के नाम पे रखा गया? तो आप एक वर्ड में याद रखोगे कि परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्तियों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम चेंज किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित और कितने व्यक्तियों के? तो 21 व्यक्तियों के नाम पर 21 द्वीपों का नाम चेंज किया गया। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। जैसे बात करें अमित शाह के बारे में तो ये हमारे देश के कौन से मंत्री हैं? तो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। राजनाथ सिंह के बारे में चर्चा करें तो ये रक्षा मंत्री हैं और द्रौपदी मुर्मू ये हो गए हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आँख से कि आँख के कौन से पार्ट को डोनेट किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि आँख डोनेशन भी होता है। बहुत लोग इस चीज़ को लिखवाते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे आँख को दान कर दिया जाए। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का दान होता है, आँख इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आँख ही उखाड़ के दान में दे दिया जाता है, नहीं। ठीक है, क्या होता है कि इसके आँख के कुछ पार्ट्स का
कुछ पार्ट्स को डोनेट किया जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है कि आँख के कौन से पार्ट्स को डोनेट किया जाता है, आँख में प्रकाश कैसे एंट्री करता है, आँख में कौन सा लेंस होता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को छोड़िएगा, पहले यहाँ पे आइएगा। ये हुआ आपके आँख का लुक। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो आपको आँख कैसे दिखता है, ऐसा। लेकिन ये आँख इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप पढ़ नहीं पाओगे। जब आप हमारा आँख जब आप किसी इंसान को इस टाइप से देखते हो तो आँख का स्ट्रक्चर ये बनता है, और फिर इसी से हम लोग देख पाएंगे कि आँख में क्या है नहीं है। पहले यहाँ पेंसिल लगा लेते हैं, उसके बाद फिर इसको जूम करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। और चलिए फोटो को थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या हम लोग इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे ये रहा आपका ह्यूमन आई। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से आपसे कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले पूछेगा कि आँख में कितने लेयर होते हैं। तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ आई। देखिएगा आँख में क्या होते हैं, 3 लेयर होते हैं। ठीक है, कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर्स। अब कौन कौन सा 3 लेयर्स होता है, तो देखिएगा जब आप यहाँ पे एकदम से जूम करके देखते हो तो ये देखिएगा, ये आपको 3 लेयर यहाँ पे दिख रहा है। एक ये ब्लू दिख रहा है, एक रेड दिख रहा है एंड एक येलो दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। देखिएगा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहर का लेयर है, इसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। इसको देखिएगा, ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका कोरोइड और ये हो जाता है आपका रेटिना। इसमें से आप रेटिना का नाम तो सुने ही होंगे। रेटिना, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्क्रीन कहा जाता है, स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग बस ये देखें कि आंख में 3 लेयर होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक देखिए, एक ब्लू वाला है, एक रेड वाला है एंड एक येलो वाला है। तो ये 3 लेयर हुआ और ये तीनों लेयर को हम लोग यहाँ पे बड़ा किए तो क्या देखें कि एक जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसका नाम है स्क्लेरा। जो सेकंड है ये है आपका कोरोइड। इसको कहीं कहीं पे स्क्लेरा भी लिखा होता है, लेकिन कोरोइड कहेंगे इसको। और ये थर्ड वाला ये होता है रेटिना। रेटिना के बारे में आप जानते हो कि आप जो कुछ भी यहाँ से देख रहे हो, आप जो कुछ भी यहाँ से देख रहे हो, इसका फिगर कहाँ जा करके बनता है, तो ये रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, ये रेटिना पे ही बनता है। ये हुआ आपका 3 लेयर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आइएगा और ये देखिएगा कि ये जो आपका स्क्लेरा दिया हुआ है। अब देखिएगा आइरिस। आइरिस क्या करता है, आइरिस जो है आपके आँख में कितना प्रकाश जाएगा, इस चीज़ को कंडक्ट कौन करता है, तो ये करता है आइरिस। आइरिस जो है आपके आँख में कितना प्रकाश जाएगा, आँख में कितना प्रकाश जाएगा, ये कौन देखता है, तो ये देखता है आपका आइरिस। उसके बाद फिर देखिएगा कॉर्निया। अब देखिएगा कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया के बारे में आप एक चीज़ पढ़ते हो कि जब कोई भी इंसान आँख डोनेट करता है तो ये कौन सा पार्ट को डोनेट करता है, कॉर्निया को। ठीक है, जब आँख को जब आदमी दान में देता है तो कौन सा पार्ट को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका कॉर्निया। तीसरा देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है पुपिल। पुपिल, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको परितारिका भी कहा जाता है। पुपिल क्या होता है, तो देखो जैसे इस आदमी का आप आंख देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो अंदर ब्लैक वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पुपिल। अब देखिएगा क्या होता है, आइरिस क्या करता है, ये आंख में कितना प्रकाश जाएगा कितना नहीं जाएगा, इस चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आइरिस कर रहा है। और प्रकाश एंट्री कहाँ से करता है आंख में, तो ये करता है पुपिल से। अब देखिए जैसे कि आप जब सूर्य के प्रकाश में चल रहे हो, मान लो कि आप सिनेमा हॉल जा रहे हो आप मूवी देखने के लिए, तो आप पूरे धूप में चल के जा रहे हो, तो धूप ज़्यादा है, आपके आंख को हार्म पहुंच सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आइरिस छोटा हो जाता है। आइरिस छोटा होता है तो आपके आंख में कम प्रकाश जा रहा है और आराम से आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप तुरंत से सिनेमा हॉल में पहुँचते हो, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लाइट बहुत कम है, अंधेरा है और आपका आइरिस पहले ही छोटा हो चुका है। आइरिस छोटा हो गया था धूप की वजह से, तो उससे क्या होगा ना कि आप सिनेमा हॉल में एग्जैक्ट अंदर में तुरंत में नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपका आइरिस क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आप चीज़ याद रखना कि धूप में आइरिस छोटा हो जाता है और अंधेरे में आइरिस क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ताकि आप प्रकाश को अच्छे से, आप किसी भी वस्तु को प्रकाश के माध्यम से अच्छे से देख पाओ। तीसरा देखिएगा लेंस। अब लेंस से क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है, तो हमारे आँख में होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ये देखिएगा सिलियरी बॉडी,
सिलियरी बॉडी एंड मसल्स। सिलियरी बॉडी एंड मसल्स क्या होता है? तो देखो मान लो कि ये भी मसल्स है, ये भी मसल्स है, और ये है हमारा लेंस। तो हमारे लेंस को पकड़े हुए कौन रहता है? कंडक्ट कौन करते रहता है? तो ये कंडक्ट करते रहता है सिलियरी मसल्स। ठीक है, चलिए बाकी ये सब आपका आगे देखिए। एक चीज़ और क्वेश्चन आता है ग्लैंड के बारे में, ठीक है, कि आँख में कौन सा ग्लैंड होता है, या फिर क्वेश्चन कैसे करेगा कि अगर इंसान की आंख में आंसू आ रहा है तो किस ग्लैंड की वजह से आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका लैक्राइमल ग्लैंड के वजह से, लैक्राइमल ग्लैंड के वजह से। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है? तो देखिएगा हमारे आंख में जब हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, तो वो किस टाइप का बनता है हमारे आंख में, हमारे रेटिना में जाके? तो ये बनता है आपका वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। एज इट इज़ क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे आंख में किसी भी चीज़ का जब प्रतिबिंब बनता है तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो एक बात बताओ कि आप कुछ भी देख रहे हो, आप ताजमहल देख रहे हो उल्टा दिख रहा है, आप मूवी देख रहे हो आप उल्टा दिख रहा है, तो फिर आप सीधा कैसे देख पाते हो? आप सीधा देख पाते हो इस ऑप्टिक नर्व के वजह से। ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है? ये सारा का सारा फिगर कहाँ बन रहा है? तो ये आपका बन रहा है रेटिना पर, लेकिन उल्टा बन रहा है। तो फिर आप सीधा कैसे देख रहे हो? आप सीधा देख रहे हो ऑप्टिक नर्व के वजह से। ऑप्टिक नर्व आपका नस होता है जो दिमाग से जुड़ा होता है, जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और वो उस चीज़ को आपको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, चलिए तो इतना चीज़ याद रखिएगा। हमारा क्वेश्चन था कि आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। ठीक है, आइरिस नियंत्रित करता है। और कॉर्निया क्या होता है? तो दान देने वाला भाग है। और भी और एक चीज़ और याद रखिएगा कि किसी के आंख का कलर आप देखे हो, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है एंड किसी का ब्लू होता है। तो वो भी किस वजह से होता है? वो भी आपका आइरिस का अलग अलग कलर होता है। देखिएगा यहाँ पे इस आदमी का ब्राउन है, तो किस वजह से है? तो ये है आपका आइरिस की वजह से। जिस कलर का आइरिस होता है उसी कलर का उस व्यक्ति का आंख दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लिए सब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा 3 क्या बोल रहा है आपका? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कौन लाया था? ठीक है, क्या बोल रहा है आपका? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कौन लाया था? जैसा कि देखिए जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हो प्राचीन भारत में, आप पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हो, सिंधु सभ्यता पढ़ते हो। इस समय तक कोई खास आपको पूजा पाठ का चर्चा नहीं मिलता है नॉर्मली। ठीक है, मतलब लोग नेचुरल चीज़ों का पूजा करता है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का पूजा होता है, प्रकृति का पूजा होता है, पेड़ पौधा का होता है, नदियों का होता है। लेकिन जब आप वैदिक काल में आते हो तो उस समय तक भी सब कुछ सही होता है। पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों तक सब कुछ सही होता है। लेकिन फिर आपका इतना ज़्यादा कर्मकांड कब बढ़ता है? तो वो बढ़ता है आपका उत्तर वैदिक काल में, जब लोहा का खोज हो गया था, लोहा का यूज करने आ गया सभी लोगों को, सब लोग व्यवसाय में अलग अलग लग गए। तब एक खास समुदाय का, ब्राह्मण जाति का बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ने लगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। वैदिक धर्म में, जिसको ब्राह्मण धर्म भी कहते हो, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म में इतना ज़्यादा कर्मकांड बढ़ा, इतना ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ा कि इससे 2 और नए धर्म का जन्म हुआ। जैसे अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना चाहते हो तो समझो ऐसे, जैसे वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक धर्म, वैदिक सभ्यता आप कहो, इससे क्या होता है ना कि इसमें जब कर्मकांड बढ़ता है तो आप देखते हो कि 2 तरह का एक इससे नया धर्म का उदय होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो जैन धर्म का, जैन धर्म का जो कि बहुत पहले भी चल रहा था। जैन धर्म में, जैन धर्म के 2 गुरु, ठीक है, किनका किनका? तो ऋषभदेव का और अरिष्ट नेमि का चर्चा ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इससे पता चलता है कि जैन धर्म बहुत पुराना था, वैदिक धर्म से भी पुराना था, लेकिन बीच में कहीं खो सा गया था। उसके बाद फिर पीक पे किस समय आया? तो महावीर स्वामी के टाइम से। आप ये देखिए कि वैदिक धर्म आगे जाके 2 भाग में विभाजित हो गया था। इससे अलग अलग होकर के 2 लोग अलग अलग धर्म का स्थापना किए, जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फिर बहुत सारे शासक लोग भी आए, उन लोग भी इन धर्म का बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रमोशन किए, बहुत बढ़ा भी। लेकिन फिर आगे जाके आप भी ये देख पाते हो कि जैन धर्म भी 2 भाग में बढ़ जाता है और बौद्ध धर्म भी 2 भाग में बढ़ जाता है। जैन धर्म किस चीज़ में बढ़ता है? तो दिगंबर, है ना, और एक बढ़ता है आपका श्वेतांबर, श्वेतांबर। ये किस भाग में बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपका हीनयान और बढ़ता है आपका महायान। इसमें से आप एक चीज़ क्या याद रखोगे? आप ये याद रखोगे कि भाई जो दिगंबर था ये पहले से एग्जिस्ट करता था। दिक मतलब दिशा, अंबर मतलब पूरा ढका हुआ, मतलब बिना कपड़ों का रहने वाला व्यक्ति, मतलब जो इस धर्म को अपनाता था, दिगंबर, दिगंबर पहले से था। ये श्वेतांबर फॉर्म जो है ये बाद में बन के उभरा। वैसे ही हीनयान, हीनयान क्या था? हीनवान
जो गौतम बुद्ध की बातों को एज इट इज मानते चला गया, कोई बदलाव नहीं किया समय के साथ भी, वो क्या कहलाया, वो हीनयान। और जो बदलाव करते गया समय के साथ, समय के डिमांड के अनुसार जो अपने आप को बदलते गया, वही क्या कहलाया, ये कहलाया महायान। तो आप एक चीज देखें कि जो यहाँ से टूटा ये भी टूटा आगे जाके, ये भी टूटा आगे जाके। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर गुप्त काल हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया, गुप्तोत्तर काल हो गया। इन सारे काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म का वर्चस्व डाउन हुआ एंड फिर से स्टार्ट हुआ आपका वैदिक धर्म, मतलब शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है, ये सब चीज। तो यही क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कौन लाया, और दक्षिण भारत फिर से वैदिक धर्म का चढ़ाव, ठीक है, वो कहाँ से शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले रीजन से, कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले रीजन से। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो द्वारा शुरू किया गया रामानंद, ठीक है, किसके द्वारा, तो रामानंद के द्वारा। इस तरीके से अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, रामानंद के द्वारा। अब देखिएगा रामानंद के द्वारा जो शुरू किया गया, इसमें दो प्रकार के समुदाय आए, ठीक है। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का चक्र खत्म हुआ, अब स्टार्ट हुआ आपका शैव धर्म का, ठीक है, शैव धर्म का और वैष्णव धर्म का, ठीक है, वैष्णव धर्म का। आज भी देखते हो ना हमारे यहाँ क्या होता है, शंकर भगवान का पूजा होता है, विष्णु भगवान जी का, राम जी का, जिनका भी जोर शोर से चल रहा है, तो किसके प्रतिरूप है, तो विष्णु भगवान के प्रतिरूप है ना, कृष्ण भगवान भी हो जाएंगे। तो देखिएगा शैव धर्म का जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो संत शैव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे नए नार। वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे नए नार। जो संत वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो क्या कहलाते थे, तो वो कहलाते थे अलवाड़, ठीक है, अलवाड़ संत। यहाँ पे क्या बताए कि शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला आदमी क्या कहला रहा था, तो वो कहला रहा था आपका नैनार, और जो आदमी आपका वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था वो अलवाड़ कहला रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा नैनार संतों की संख्या कितनी थी, 63, और अलवाड़ संतों की संख्या कितनी थी, 12। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में बना था कि अलवाड़ संतों में महिला संतों की संख्या कितनी थी, अलवाड़ संतों में महिला संतों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन वैसे ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि अलवाड़ संत में महिला संत कौन थी। तो आप याद रखिएगा कि अलवाड़ संत में महिला संतों की संख्या एक थी, ठीक है। टोटल अलवाड़ कितना था, टोटल था 12, और इसमें से महिला कितनी थी, महिला थी एक, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अंडाल, ठीक है, अंडाल एक अलवाड़ महिला थी, अंडाल, ठीक है। चलिए तो इतना आप याद रखिएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामानंद के शिक्षा के द्वारा किस टाइप का पूजा होता था, तो इन्होंने 2 प्रकार का पूजा शुरू करवाया, एक हो जाएगा आपका सगुन और एक होगा आपका निर्गुण, ठीक है। क्या अंतर है बेसिकली सगुन और निर्गुण में, तो सगुन वो था जो मूर्ति का पूजा करता था, और निर्गुण वो था जो मूर्ति का पूजा नहीं करता था, जो मूर्ति का पूजा नहीं करता था। सगुन में कौन हो जाएगा, तो सगुन में जैसे मीराबाई है ना, मीराबाई जो कृष्ण का पूजा करती थी, जैसे तुलसीदास है ना, इन लोग क्या करते थे, तो इन लोग मूर्ति पूजा करते थे। जैसे आपका निर्गुण में आप देख सकते हो कौन हो जाएंगे, तो कबीर, ठीक है। ये सब उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इनमें से कौन सा रोग कवक से नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा रोग कवक से नहीं होता है। देखिएगा दमा, खाज, गंजापन, ठीक है, ये तीनों कवक से होता है या नहीं होता है, होता है। नहीं कौन होता है, तो एड्स किससे होता है, तो ये होता है किससे, वायरस से, ठीक है। अगर बात करें कवक के बारे में, तो एक बहुत एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कि कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति, ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये बनता है आपका किस चीज़ का, काइटिन का, ठीक है। कवक का जो कोशिका भित्ति होता है यह काइटिन का बनता है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि कवक का जो अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है माइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि कवक में भोजन किस रूप में संचित होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ठीक है। चलिए
ये हुआ। और आप क्या याद रख सकते हो, जैसे देखिए ये दम्मा हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया, ये तो मनुष्यों में होने वाला रोग हो गया। आप और देखो कि पौधों वगैरह में भी कवक से रोग होता है क्या, तो जी हाँ होता है। जैसे गन्ने का लाल सड़न रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो आलू का, है ना, आलू का अंगमारी रोग, आलू का अंगमारी रोग। और क्या हो सकता है, मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है। ये सब आपका किससे होता है, तो ये सब होता है आपका कवक से, ठीक है। कवक और शैवाल से ही मिलकर के क्या बनता है, तो ये बनता है आपका लाइकेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो देखिएगा यहाँ पे क्रिकेट है, गोल्फ है, पोलो है, टेबल टेनिस है। क्या लग रहा है आपको क्या होगा, तो रामानुज ट्रॉफी, देखो रामानुजन, अगर रामानुजन रहेगा तो वो मैथ से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पे रामानुज है तो कंफ्यूज नहीं करना है। क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से संबंधित है रामानुज कप। जैसे इससे संबंधित कुछ और कप हम लोग देखते हैं, जैसे देखिएगा बर्ना बेलेक कप, ये किससे संबंधित है, तो बर्ना बेलेक कप किससे संबंधित हो जाएगा, टेबल टेनिस से। जैसे कि हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, तो दूसरा नंबर में देखिएगा जय लक्ष्मी कप, ठीक है, जय लक्ष्मी कप, ठीक है। एक ठो और देख लेते हैं, पूछ लेता है सब, चैलेंजर कप। ये सारे जो कप आप देख रहे हो, ये सारा जो ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से, ठीक है। चलिए जैसे क्रिकेट के बारे में आपका दिलीप ट्रॉफी हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, ये सब किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से संबंधित। बाकी टेबल टेनिस के बारे में याद रखिएगा। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, ठीक है। और इनके बारे में याद रखिएगा कि ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें से एक क्वेश्चन और कि भारत में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बना था, तो ये बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए, और इनका 3 कार्यकाल चला था। पूछ रहा है कि इनको भारत रत्न कब मिला था, तो भारत रत्न मिला था 2015 में। इनके साथ एक और आदमी को मिला था, किनको मिला था, तो ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय जी को। इनको भी कब मिला था, 2015 ईस्वी में। अगर बात करें भारत रत्न का, देखिएगा अगर देखते हैं हम लोग भारत रत्न के बारे में, तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई थी या स्थापना कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में। अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था, तो 1955 ईस्वी में। अभी हम लोग देखें कि 2015 में किनको मिला, तो ये मिला वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि कांग्रेस के द्वारा ही ना शुरू किया गया था। आपसे क्वेश्चन बनता है कि क्या कभी इसको बंद किया गया था, तो जी हाँ बंद किया गया था। 1977 में जनता पार्टी का सरकार आया था, पार्टी की सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। क्या किया गया था, इसको बंद कर दिया गया। लेकिन फिर 1980 में फिर से कांग्रेस का सरकार आया, तो इसको फिर से चालू किया गया। 1980 में इस पुरस्कार को फिर से चालू किया गया, चालू किया गया। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब फिर से भारत रत्न को जब फिर से चालू किया गया, तो इसे पहली बार किसे दिया गया। फिर से चालू होने के बाद भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो सर्वप्रथम किसे दिया गया, मदर टेरेसा को, ठीक है। मदर टेरेसा को दोबारा स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले किसको मिला था, मदर टेरेसा को। आपसे क्वेश्चन करता है कि क्या भारत रत्न कभी किसी को मरणोपरांत दिया गया, तो देखिएगा मरणोपरांत सबसे पहले कब और किसको दिया गया था, तो भारत के बहुत ही सुलझे हुए प्रधानमंत्री कौन, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल
बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी को ये पुरस्कार 1966 में उनके मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखो अभी रिसेंटली पूछा हुआ था किस चीज़ का एग्जाम था अभी, बिहार दरोगा का। हाँ, बिहार दरोगा में पूछा हुआ था कि भूपेन हजारिका जी को किस क्षेत्र के लिए भारत रत्न दिया गया था। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न फिर से किसी को नहीं मिला है। 2019 में 3 व्यक्ति को दिया गया था और इन्हीं में से एक पूछा हुआ था भूपेन हजारिका जी के बारे में कि किस क्षेत्र से संबंधित थे। एक व्यक्ति और थे, कौन थे? नानाजी देशमुख। और एक कौन थे? अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट, नाम क्या था उनका? प्रणब मुखर्जी को मिला था। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इनमें से कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित थी? तो देखिएगा इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछा है। बात करें कल्पसूत्र और भगवती सूत्र, तो दोनों किस धर्म से संबंधित है? दोनों है आपका जैन धर्म से संबंधित। तो बचा कौन? बचा कथावस्तु जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कथावस्तु। जैसे यहाँ पे हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और बुक्स को देखते हैं। बौद्ध धर्म जैसे देखिएगा, सबसे पहले दीपवंश हो जाएगा, दीपवंश, महावंश, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, ये सारा किससे संबंधित है? तो ये है आपका किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से। जैसे द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, ये किससे संबंधित बुक है? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया है एडविन एर्नोल्ड के द्वारा। एडविन एर्नोल्ड, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है लेखक, वहाँ पे लेखक भी बताया जा रहा है। जैसे ललित विस्तार हो जाएगा, ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे त्रिपिटक, इसमें 3 पिटक आता है, कौन कौन सा? तो हो जाएगा आपका सूत पिटक, विनय पिटक और तीसरा हो जाएगा आपका अभिधम पिटक। ये भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जैसे एक चीज़ और, कौन सा बुक था एक और? चलिए, एक था आपका मिलिंद पन्हू, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मिलिंद पन्हू, ठीक है, ये भी आपका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इनमें 2 आदमी का चर्चा मिलता है, मीनांडर का और बौद्ध भिक्षु नागसेन का, ठीक है, मीनांडर का और बौद्ध भिक्षु नागसेन का। नागसेन द्वारा मीनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जा रही थी इस पुस्तक में, ठीक है। और एक पुस्तक और, द आर्ट हैप्पीनेस, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो रिसेंटली लिखा गया है दलाई लामा 14वें के द्वारा, ठीक है। अभी जो दलाई लामा है ये 14वें नंबर के हैं। इनका रियल नेम क्या है? तेंजिंग ग्यात्सो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन आप ये देख लोगे कि भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसका चर्चा बौद्ध धर्म के किस बुक से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। भारत में कभी 16 महाजनपद हुआ करते थे, बौद्ध धर्म के किस बुक से पता चलता है? अंगुत्तर निकाय से। सेम क्वेश्चन, भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जैन धर्म के किस पुस्तक से पता चलता है? तो भगवती सूत्र से। क्वेश्चन नंबर 8, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में कौन बांटता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को, तो यहाँ पे आप देखोगे क्यून मोड पर्वत है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भाग में बांटता है। तो ऐसा नहीं है कि 2 भाग में काट दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, नहीं, 2 भाग में बांटता है, ठीक है। जैसे वही देख सकते हैं बिन्सन मासिफ, ये क्या है? तो बिन्सन मासिफ जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी, ठीक है। इस टाइप से श्रृंखला जा रहा है और इस टाइप का जो हो जाता है उसी को कहा जाता है चोटी। अगर बात करें अंटार्कटिका के बारे में तो क्या जान सकते हैं? इसको तैरता हुआ महाद्वीप कहा जाता है। तैरता हुआ महाद्वीप, क्यों तैरता है क्या? नहीं, चूंकि बर्फ का बना हुआ है तो घटते पिघलते रहता है, इसलिए इसको तैरता हुआ महाद्वीप कहा जाता है। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। रीजन क्योंकि पूरा का पूरा बर्फ का बना हुआ है, ठीक है। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, 5वां बड़ा महाद्वीप,
ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति रहते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे अनुसंधान होता है, काम होता है, वैज्ञानिक काम होता है। क्या भारतीय लोग भी यहाँ पे वैज्ञानिक काम करते हैं? तो हाँ करते हैं। भारत का पहला अनुसंधान अंटार्कटिका में किस नाम से बनाया गया? तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से। दूसरा किस नाम से बनाया गया? तो दूसरा बनाया गया मैत्री के नाम से। ठीक है, दूसरा किस नाम से बनाया गया? मैत्री के नाम से। तीसरा देखिएगा तो तीसरा हो जाएगा आपका भारती। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका भारती। चलिए सही है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। आपसे कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ईयर पूछ लेता है। तो दक्षिण गंगोत्री का स्थापना 1983, मैत्री का स्थापना 1989 और भारती का स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा, राष्ट्रीय विरासत पशु, ये देखो फोटो उल्टा लगा दिया अंटार्कटिका महाद्वीप का यहाँ पे। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय विरासत पशु हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी। आपसे पूछा जाएगा कि क्या हाथी दिवस मनाया जाता है? हाथी दिवस मनाया जाता है? तो हाँ मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। ठीक है, विश्व हाथी दिवस कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 12 अगस्त को। ठीक है, कब हो जाएगा? तो ये होगा आपका 12 अगस्त को। विरासत पशु घोषित कब किया गया था? विरासत पशु इसको घोषित कब किया गया था? तो 2010 में। 2010 में। पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, ये आप बताइएगा। जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय विरासत पशु का चर्चा किया तो हम लोग कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी में क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। पुष्प में देखें तो क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है, अगर गीत में देखें, राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वंदे मातरम। ठीक है, गान में देखें तो गान में हो जाएगा जन गण मन। ठीक है, चलिए ये सब कुछ याद रखिएगा कि बहुत लोग गीत और गान में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे वृक्ष के बारे में पूछे तो वृक्ष क्या हो जाएगा? तो वृक्ष हो जाएगा आपका बरगद। ठीक है, वृक्ष का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बरगद। राष्ट्रीय नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका गंगा। ठीक है, गंगा की लंबाई टोटल कितनी है? तो टोटल हो जाएगा 2525 किलोमीटर। लेकिन हाँ अब याद रखोगे कि ये भारत का बात नहीं कर रहा। भारत में गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, ये अगर आप बताओगे तो बताना कमेंट में कि भारत में गंगा नदी की लंबाई टोटल कितनी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक ही है। चलिए आज 9 ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दूसरे वाले स्लाइड में ऐड कर देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को पूरी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।